ये दीदी आ गई। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों। अरे खोजी, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? दीदी, जब मैं खेल रहा था तो मुझे मधुमक्खी ने काट लिया। इसमें बहुत दर्द हो रहा है। अरे अच्छा सवाली, तुम जाकर स्कूल के रसोई घर से खाने का सोडा और एक चम्मच लेकर आओ जरा। ठीक है दीदी। सवाली, अब इस चम्मच में थोड़ा सोडा डालकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना दो। ये लीजिए दीदी। खोजी, अब तुम इस पेस्ट को जहां मधुमक्खी ने काटा है वहां पर लगा लो। अब हाथ कैसा है खोजी? दीदी, अब दर्द कम हो गया है। पर ये कैसा जादू है? ये उदासीनीकरण का जादू है बच्चों। उदासीनीकरण? वो क्या होता है दीदी? अच्छा चलो बताती हूँ। बच्चों, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि खाने का सोडा एक क्षारक होता है और मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है। जब खाने के सोडे को मधुमक्खी द्वारा काटे गए स्थान पर लगाया जाता है तो खाने के सोडे के क्षारक ने मधुमक्खी के डंक के अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर दिया। इसे ही उदासीनीकरण कहते हैं। दीदी, थोड़ा विस्तार से बताइए ना। बच्चों, जब अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया जाता है ना, तो उनमें एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसे ही उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और तुम्हें पता है बच्चों, इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलती है। दीदी, ये उदासीनीकरण कैसे होता है? चलो बच्चों, उदासीनीकरण को सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया की सहायता से समझते हैं। इसके लिए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को एक फ्लास्क में लेकर उसमें फिनोल्फ्थलीन की कुछ बूंदें डालते हैं। अब उसमें धीरे धीरे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक मिलाते हैं। इस क्रिया में जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं तो विलयन उदासीन हो जाता है और इस विलयन में जब और अधिक सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक मिलाया जाता है तो फिनोल्फ्थलीन सूचक के कारण विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। समझ रहे हो ना बच्चों? हाँ दीदी। अच्छा, तो चलो बच्चों, अब मैं तुम्हें उदासीनीकरण के उदाहरणों के बारे में बताती हूँ। पता है बच्चों, हमारे आमाशय में भी अम्ल पाया जाता है जो भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। लेकिन कभी-कभी अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाने पर अपाचन हो जाता है। इस अपाचन को दूर करने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा प्रति अम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि एक क्षारक है। ये अतिरिक्त अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही रोचक है। बच्चों, चींटी के डंक में भी अम्ल होता है और जब चींटी काटती है तो वो इस अम्ल को हमारी त्वचा में पहुंचा देती है। इसलिए इस डंक के प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्षारक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पेस्ट अथवा कैलामाइन विलयन अथवा जिंक कार्बोनेट पेस्ट का उपयोग किया जाता है। दीदी, क्या और भी उपयोग होते हैं उदासीनीकरण के? हाँ सवाली, कभी-कभी जब रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा की प्रकृति अम्लीय या क्षारकीय हो जाती है, तब पौधों की वृद्धि सही से नहीं हो पाती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना यानी
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो जाती है तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। ये पदार्थ मृदा की क्षारकता को उदासीन कर देते हैं। अरे वाह दीदी, उदासीनीकरण हमारे जीवन में इतना उपयोगी है, ये तो हमें पता ही नहीं था। हाँ खोजी, पता है अनेक कारखानों से निकले अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ होते हैं और इन अम्लीय पदार्थों को सीधे ही जल स्रोतों में बहा देने पर वे जलीय जीवों को हानि पहुंचाते हैं। अतः इन्हें जलाशयों में बहाने से पूर्व इनमें क्षारकीय पदार्थ मिलाए जाते हैं। एक और बात बच्चों, उदासीनीकरण में जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं और इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलती है। बाकी सब तो समझ गए दीदी, पर ये लवण क्या होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है खोजी। बच्चों, बोलचाल की भाषा में लवण का मतलब है नमक, परंतु विज्ञान की भाषा में लवण यानी कि सॉल्ट वे सभी पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षारक के बीच क्रिया के कारण बनते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। दीदी, आपने बताया था कि हम अम्लों और क्षारकों के बारे में लिटमस पत्र का उपयोग करके पता लगा सकते हैं, लेकिन क्या लवण भी लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित करते हैं? हाँ बच्चों, लेकिन ये अभिक्रिया करने वाले अम्ल तथा क्षारक की क्षमता पर निर्भर करता है। इसका क्या मतलब दीदी? बच्चों, अभिक्रिया करने वाले अम्ल और क्षारक के आधार पर लवण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दीदी? पहला है उदासीन लवण यानी न्यूट्रल सॉल्ट। वे लवण जो नीले या लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, उदासीन लवण यानी न्यूट्रल सॉल्ट्स कहलाते हैं, जैसे कि हमारा नमक यानी सोडियम क्लोराइड। अब दूसरे प्रकार के बारे में बताइए ना दीदी। दूसरा प्रकार है अम्लीय लवण यानी एसिडिक सॉल्ट। वे लवण जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्लीय लवण यानी एसिडिक सॉल्ट्स कहलाते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट। बच्चों, तुम्हें पता है इन लवणों का निर्माण प्रबल अम्लों और दुर्बल क्षारकों की अभिक्रिया से होता है। क्षारक के दुर्बल यानी कमजोर होने के कारण इस अभिक्रिया में वे अम्ल के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए अभिक्रिया में बनने वाले लवण अम्लीय होते हैं। अब तीसरे प्रकार के लवण की बारी। तीसरा प्रकार है क्षारकीय लवण यानी बेसिक सॉल्ट। बच्चों, वे लवण जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं क्षारकीय लवण यानी बेसिक सॉल्ट्स कहलाते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट। अम्लीय लवणों की तरह ही इन लवणों का निर्माण दुर्बल अम्लों और प्रबल क्षारकों की अभिक्रिया से होता है। अम्ल के दुर्बल होने के कारण इस अभिक्रिया में वे क्षारक के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए अभिक्रिया में बनने वाले लवण क्षारकीय होते हैं। तो समझे? हाँ दीदी। अच्छा बच्चों, तुम्हें पता है इन लवणों के हमारे जीवन में बहुत उपयोग होते हैं। कौन से उपयोग दीदी? बच्चों, एक लवण का उपयोग तो तुम्हें पता ही है, जो है हमारा साधारण नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और इसका उपयोग खाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग ORS घोल में भी किया जाता है। और तुम्हें पता है नमक का उपयोग क्लोरीन गैस और साबुन के निर्माण में भी किया जाता है। अरे दीदी, नमक के इतने सारे उपयोग हैं, हमें तो पता ही नहीं था। दीदी, लवणों के और भी उपयोग होते हैं क्या? हाँ बच्चों, हमारा धावन सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर भी एक लवण ही है, जिसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है।
इसका उपयोग घरों में कपड़े धोने में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग कांच के निर्माण में और जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। और खाने का सोडा, जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, शीतल पेय पदार्थ बनाने में, ब्रेड, केक आदि बनाने में और भोजन बनाने में घरों में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट के निर्माण और पाचक पदार्थों के निर्माण में भी किया जाता है। अरे वाह दीदी, अब तो हमें लवणों के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। अच्छा, अब जब तुम उदासीनीकरण और लवणों के बारे में सब समझ गए हो, तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। पूछिए दीदी। तो बताओ, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? दीदी, अम्लों और क्षारकों के बीच जो अभिक्रिया होती है ना, उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, अब उदासीनीकरण के दैनिक जीवन में कोई 2 उपयोग बताओ। दीदी, याद नहीं आ रहा, आप ही बताइए ना। अरे, अभी तो बताया था बच्चों। जब हमारे शरीर में अम्लता अधिक हो जाती है तो हम क्षारक द्वारा उसे उदासीन करते हैं, और जब हमें चींटी काट जाती है तो उसके प्रभाव को भी तो हम नम खाने का सोडा लगाकर उदासीन कर सकते हैं, है ना? अच्छा, तो अब बताओ, उदासीनीकरण से क्या बनता है? ये तो मुझे पता है दीदी, उदासीनीकरण से लवण और जल बनता है। बिल्कुल सही खोजी। तो बच्चों, अब लवणों के कोई 2 उपयोग बताओ। दीदी, एक तो हमारा साधारण नमक है जिसे हम खाने के लिए उपयोग करते हैं, और दीदी हम धावन सोडा का उपयोग कपड़े धोने के लिए करते हैं। अरे वाह बच्चों, तुम तो सब समझ गए। तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ।